हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको सफलता की राह पे ले जाने को तैयार, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प कर सकूं और आपको आपकी सफलता दिला सकूं। तो मेरा नाम है विकास राज श्रीवास्तव और आपकी इस अधिगम क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट्स बनी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार और सहयोग जरूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा मेरा वीडियो। तो चलते हैं आज की अपने इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप एक्सपेक्टेड टॉप 50 एमसीक्यू जो कि बिजनेस इन इकोनॉमिक्स का। इसमें अभी मैंने पार्ट 1 बनाया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हम लोग देख लेते हैं, जो कि है is the process of analyzing the environments for the identification of factor which have impact on or have implication for the business। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं किसको, एनवायरनमेंट्स को, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। मतलब उसके फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़े। तो जो पहला ऑप्शन है वो फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब हमें पता है कि जो फ्यूचर में देखने के लिए जो हम लोग एनालाइज करते हैं उसे फोरकास्टिंग कहते हैं। असेसमेंट होगा नहीं, बचा हमारे पास स्कैनिंग। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, स्कैनिंग। तो हम लोग ऑप्शन के द्वारा भी हम लोग लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, स्कैनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शली या फुल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिबरेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो उसमें था कि प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा था कि हम लोग जो स्टेट्स की जो पावर्स थे उसको खत्म कर रहे थे, यानी पार्शली या फुली तरीके से अगर खत्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन। क्लियर। इज द कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का जो पावर है उसको विड्रॉल किया। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइवेट लिबरेशन होगा नहीं, उदारीकरण तो होता नहीं, होगा नहीं। ग्लोबलाइजेशन ये अक्रॉस द मतलब अपना बिजनेस को अक्रॉस दूसरी कंट्री में करने के लिए इसका यूज होता है। तो बचा क्या, प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, which policy is concerned with rising revenue through taxation and deciding on the level and pattern of expenditure। ये टैक्सेशन एक्सपेंडिचर ये किस में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आता नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का बात हो जाता है। कैश पॉलिसी का हम लोग नाम नहीं सुना है। तो आंसर क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी। क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट्स की इनकम्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसे किसे होता है, फिजिकल पॉलिसीज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसने सिस्टम अप्रोच डेवलप किया था, तो आंसर होगा जॉन डनलप। किसने, जॉन डनलप। क्लियर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड टू ऐड अमॉन्ग अदर थिंग्स इंडिया शुड बी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट स्टेट कब बनाया गया था, तो इसका आंसर था 1976। क्लियर है। इसका आंसर होगा 1976। नेक्स्ट चलते हैं, एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट्स इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन इट एज। बिजनेस इन्वायरमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, डाइवर्स है नहीं, कॉम्प्लेक्स है नहीं, कैसा है, डायनेमिक है, पूरा बड़ा सा है। तो क्या होगा, डायनेमिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलता है कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन बैरियर तो नहीं लगाता वो एक, जबकि वो क्या करता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट चाहता है। नेक्स्ट, इमिग्रेशन कंट्रोल, ये कर सकता है। रिमूव ऑफ कंट्रोल और मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस, ये भी क्या करता है, जो कैपिटल अक्रॉस में जो जो हम लोग एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करते हैं उसको क्या कर देता है, रिमूव करता है। तो बच्चा मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ये बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये बैरियर बन के रूप में खड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हाँ, हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग पिछले आई थिंक तीसरी या दूसरी स्लाइड में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग। उसमें मेन एम क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एम क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, इंडस्ट्रियल एक्सप्रेशन है, लेकिन मेन क्या, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस के अनुसार हो।
लोगों की संतुष्टि के अनुसार ही ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसके इकोनॉमिक प्लानिंग का यही मेन मकसद था। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन। फिर इसमें आ गया ग्लोबलाइजेशन का कौन सा ये मतलब इसमें कौन सा फैसिलिटेट नहीं है। तो नेक्स्ट, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर टेस्ट बिटवीन एंड, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। क्या ये कंज्यूमर के टेस्ट को एक देश से दूसरे देश में विखंडन करता है? नहीं। तो इस सीधे हमको लग रहा है यही होना चाहिए। नहीं, और पढ़ ले, द कॉम्पिटेटिव प्रोसेस, कॉम्पिटेटिव प्रोसेस हो जाता है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से। क्या होता है? कॉम्पिटेटिव प्रोसेस हो गया था, हमने एलपीजी में पढ़ा था। द नीड टू गेन इकोनॉमिक स्केल, यहाँ पे इकोनॉमिक स्केल में गेन भी होता है, ये भी था। नॉन ऑफ दीज नहीं, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? यही होगा ऑप्शन। क्लियर है? कुछ चीज़ ऑप्शन के द्वारा भी लग जाते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर द दीज आर फोर्सेज इन द कंपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट्स। कौन सा ऐसा फोर्सेज जो कंपनी पे इमीडिएट इन्वायरमेंट्स करता है? मैक्रो होगा नहीं, मेन क्या होता है? माइक्रो। कौन सा? माइक्रो। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो इसमें आ जाएगा मैक्रो इन्वायरमेंट्स में, तो ये तो इसी का पार्ट्स हो गया। तो बच्चा क्या है मेरे पास? माइक्रो इन्वायरमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, एन इन्वायरमेंट्स विच इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट डिस्प्ले। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट मतलब तेजी के साथ इन्वायरमेंट्स में कौन इंक्रीज होता है? एंड ऑर्डर कंपटीशन, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता है। प्रिडिक्टेबल डिमांड, ये भी प्रिडिक्टेबल है तो ये भी धीरे धीरे डिमांड होगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, ये भी नहीं होगा, इसमें रिस्क तो कम, धीरे धीरे ये भी मतलब इसमें जल्दी जल्दी कोई काम तो कौन सा है? इंक्रीज स्पीड ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? स्पीडली इंक्रीज करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का वर्ड किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर ने। किसने? पीटर ड्रकर ने। क्लियर है? यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी। विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी का तो काम ही नहीं है, ये किसका काम है? ये मॉनेटरी पॉलिसी काम है। ये किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। नेक्स्ट है, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिजिकल पॉलिसी में ये करता है कि इनकम एंड वेल्थ को मिनिमाइज करने में ये हेल्प करता है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इसमें से इंटरनल इन्वायरमेंट्स कौन सा नहीं है? इंटरनल इन्वायरमेंट, मार्केट कैपेबिलिटी, ऑपरेशन कैपेबिलिटी, पर्सन कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट्स का पार्ट नहीं है, जो सीधा सीधा दिख रहा है मनी एंड कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर पूछा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सारे हैं, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, फ्लड्स, ये सारे इससे क्या होते हैं? एक इन्वायरमेंट्स को नुकसान पहुंचता है। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेविट थेसिस। ये लेविट थेसिस का मतलब क्या था? मीन्स यहाँ पे ये लेविट थेसिस जी है, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रह चुके थे, इन्होंने अपने बुक्स में लिखा था कि जो मार्केट होना चाहिए वो होमोजेनाइज्ड होना चाहिए था। ठीक है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट और लो प्राइसिंग होना चाहिए। तो इसमें से जो मेन आंसर है ये है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड वाइड होमोजेनाइज्ड मार्केट एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू एग्रेसिव लो प्राइस। तो इसका आंसर ये है 16 का ए, लेविट थेसिस, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। यहाँ पे मैंने फिगर फोटो भी लगाया, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने अपने बुक्स में लिखा था कि क्या होना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी बने तो वर्ल्ड्स में क्या होमोजेनाइज्ड मार्केट हो एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू एग्रेसिव लो प्राइसिंग। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिलीव्स अबाउट डाइट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर कल्ट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट तो है नहीं, सोशल का है नहीं, नेचुरल है नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? कल्चर एनवायरमेंट। कल्चर में ही हम लोग अपने अपने तौर तरीकों को देखते हैं।
तो ये बिलीफ्स हो गया अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये क्या है हमारे तौर तरीके कि हमें कितना खाना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का कैसा देखभाल करना। तो ये इसका आंसर कौन सा हुआ 17 का? बी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इन रिसेंट पास्ट? इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ग्लोबलाइजेशन का है? तो ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सही बात है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये भी सही। इंक्रीज इंटरनेशनल, तीनों सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ नंबर। कौन सा? फोर्थ नंबर, ए, बी एंड सी। ठीक है। 19, this is the government strategy in respect of public expenditure and revenue which have significant impact on business. गवर्नमेंट स्ट्रेटजी कौन सा ये पार्ट है जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को किया जाता है? तो इसका आंसर सीधे आ जाए भाई फिजिकल पॉलिसी। क्यों? फिजिकल पॉलिसी का डिफिनीशन ही है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का इम्पैक्ट वो क्या है, तो कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है, जो कि फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म लाइसेंस टू ऑपरेट्स रेफर टू। लाइसेंस टू ऑपरेट्स का मतलब क्या हुआ? एक लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या होना चाहिए? एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर? द नीड्स फॉर फॉर्म टू रिटेन लेजिटिमेसी ऑफ द पब्लिक, ये नहीं होगा। एन एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियंस, ये क्या ट्रेड यूनियंस का रिकॉग्नाइज होने के लिए लाइसेंस टू ऑपरेट होता है? नहीं। द क्वालिफिकेशन नीडेड बाय कंपनी डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर क्वालिफिकेशन होता है? नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ फॉर्म टू रिटेन इट लेजिटिमेसी इन द पब्लिक, पब्लिक के लिए, मतलब उनके क्या बोलते हैं, उनके जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए लाइसेंस टू ऑपरेट होना चाहिए। ये क्या है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में से कौन सा पार्ट नहीं है? CSR है, OMO है, SLR है, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आगे एक स्लाइड्स में मैंने बनाया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो इससे सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे A to Z कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके 4 सेक्शन हुए थे। पहली पॉलिसी हुई थी 30 अप्रैल 1948 में। ठीक है। पहली पॉलिसी कब हुई थी? 30 अप्रैल 1948 में। इसको डिवाइड कर दिया गया 4 ग्रुप्स में। आप लोग देख सकते हैं 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया था। तो पहला ग्रुप था बेसिक स्ट्रेटजी इंडस्ट्री, जिसमें जैसे हो गया आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ETC, ये सब पहले ग्रुप में आए थे। दूसरे में क्या आ गया था? कोल आ गया था, आयरन हो गया था, स्टील हो गया था, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर, ऑयल, ETC, ये ग्रुप 2 में आया था। तीसरे में टोटल 18 इंडस्ट्रीज थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1948 में जो तीसरा ग्रुप था उसमें टोटल कितने इंडस्ट्री थे? तो 18 इंडस्ट्रीज थे। क्लियर? जैसे ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, मशीन, टूल्स, और बाकी जो फोर्थ में ऑल रिमेनिंग्स इंडस्ट्री आया था। ये क्या हुआ कि द IPR 1948 आल्सो emphasized the importance of a small scale and cottage industries. The government passes the IPR Act 1951 बना दिया था। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो पहला पार्ट जो फर्स्ट पॉलिसी कब आया था, मतलब धीरे धीरे जो चेंज हो रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मॉडिफाई किया जा रहा था, इसमें अमेंडमेंट हो रहे थे। तो पहला जो फर्स्ट सबसे पहले आई थी तो वो थी 30 अप्रैल 1948, जिसमें 4 सेक्शन बांटे गए थे। पहली ग्रुप 1 में आया था आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ETC। दूसरी में आई थी कोल्स, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर, ऑयल, ये सब आया था। तीसरे में आ गया था 18 इंडस्ट्रीज से, जिसमें टूल्स, मशीन के लिए चीज़ें प्राइवेट सेक्टर उसमें अलाउड हो गए थे। ग्रुप 4 में जो बाकी बचे हुए थे वो चीज़ें आए थे। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हम लोग का 30 अप्रैल 1951, जब इसको एक्ट बना दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें इसको एक्ट बनाने का मकसद क्या था कि इसको इसमें क्या था उस टाइम 1951 में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हो गया था। फिर हम लोग पास प्लानिंग आ गई थी, न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग आ गई थी, 1951 से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट होता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसको भी इस वजह से, इन तीनों की वजह से इसमें क्या करना पड़ा? हमें रिवीजन करना पड़ा 1948 में रिवीजन, जिसमें 3 सेक्शन बना, 3 शेड्यूल बनाया गया।
जो कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में टोटल इंडस्ट्रीज 17 को रखा गया था। मतलब 1951 के जो शेड्यूल्स ए थे उसमें कितने इंडस्ट्री थे? टोटल 17 इंडस्ट्री, जिसमें आर्म्स, एमुनेशन, एटॉमिक एनर्जी जो ग्रुप ए में था और ग्रुप बी में, इन दोनों को जोड़ दिया गया था। और ग्रुप फिर आता है उसके बाद शेड्यूल बी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज किए गए थे जो ओपन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। क्लियर? 12 जो शेड्यूल बी में था उसमें किसको किसको इंक्लूड कर दिया गया था? पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इंडस्ट्री। और बाकी जो बचा वो शेड्यूल सी में चला गया था, जो कि मेन इसका प्राइमरी इनिशिएटिव क्या था? प्राइवेट सेक्टर को इसमें आ गया था। क्लियर है? नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारा जो कि है थर्ड पॉलिसी, जो कि हुआ था 1977। इसमें क्या था? 3 सब सेक्टर बनाए गए थे। पहला हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनी सेक्टर इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज। ये 3 सेक्टर बनाए गए थे 1977 में। नेक्स्ट फोर्थ पॉलिसी हुआ था 1980 में। इसका मेन फोकस था पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करना। किसका? पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉलिसी द फिफ्थ पॉलिसी जो 24 जुलाई 1980 को हुआ था, फिफ्थ पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि न्यू लिबरलाइज इंडस्ट्री पॉलिसी, दिस पॉलिसी स्क्रैप द से असेट्स लिमिट फॉर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब इस टाइम में वो क्या आ गया था? MRTP। इसका लिए क्या किया गया था? एबॉलिश कर दिया था जितने भी सारे लाइसेंस थे प्रोजेक्ट विथ एक्सपेंशन ऑफ फिक्स सिलेक्टेड सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्री को एबॉलिश कर दिया गया था। प्रोवाइड एटॉमिक क्लियरेंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड। इट इन्वीज द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर टू म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या कहते हैं? इसके जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो क्या कर दिए गए थे? पब्लिक सेक्टर से किस में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे? म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर दिए थे। और इसका अनाउंस किन्होंने किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस टाइम के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे 1989 से 1990 में। क्लियर है? ये जितने सारे थे ये इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अमेंडमेंट थे जो कि 5 बार किए गए थे। इसी से सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आप लोग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था तो इसमें पूछा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रेजोल्यूशन 1948 कितने डिवाइड में बटा हुआ था? तो हमने पढ़ा था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 4 कैटेगरी में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 4 कैटेगरी। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? 4 कैटेगरीज। नेक्स्ट है, मैंने इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि इसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दी। ये समझ लीजिए एकदम आपको रामबाण है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देगा। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है द एवोल्यूशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट्स बिल वाज इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो 30 अगस्त 2001 में हुआ था, जो कि इसका आंसर होगा अगस्त 2001, 30 अगस्त 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस RTPs आर डिस्क्राइब्ड इन, RTPS किस में डिस्क्राइब किया था? सेक्शन 33(1) में किया गया था। क्लियर? सेक्शन 33 में डिस्ट्रीब्यूट्स वाउचर्स अक्रॉस द पॉपुलेशन एंड अटेम्प्ट्स टू एलोकेट असेट्स अप्रोक्सीमेटली इवनली अमंग वाउचर होल्डर, दिस प्रोसेस कॉल्ड। इसमें क्या था? जो वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ताकि जितने भी सारे एसेट्स हैं वो वाउचर होल्डर्स वो क्या करें? एसेट्स करें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इक्वल एक्सेस वाउचर प्राइवेटाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? इक्वल एक्सेस वाउचर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है? तो आप लोगों ने जैसा ये क्वेश्चन देखा, ये भी फर्स्ट पार्ट था और इसका बहुत जल्द ही सेकंड पार्ट्स आएगा। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आप लोग तक तुरंत से जल्द पहुंच सके। तो थैंक यू नेट एंड JRF फ्रेंड्स।